नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं इस वक्त की एक अहम खबर का। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को हटाने का काम पूरा करने के बाद आज भारत और चीन ने शनिवार को एक और दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता की, ताकि पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से भी सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में भारत फिंगर इलाके में पूर्व की भांति गश्त आरंभ करने पर भी जोर दिया गया है। कोर कमांडर स्तरीय वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की ओर मोल्डो में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेनाएं पैंगोंग इलाके के साथ साथ रेजांगला और रेचनला से पीछे हट चुकी हैं। तय समझौते के अनुरूप भारत ने भी अपनी सेनाओं को पीछे हटाया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए समझौते में पैंगोंग लेक इलाके को खाली करने के 48 घंटे के भीतर वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी थी। सूत्रों ने कहा कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी, अस्त्र शस्त्र और अन्य सैन्य साजो सामान और बंकरों, तंबुओं और अस्थायी निर्माणों को हटाने का काम गुरुवार को पूरा हो गया और दोनों पक्षों ने इसकी भौतिक पड़ताल कर ली है। इससे पूर्व सैन्य कमांडरों की 9 दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद करीब 9 महीने के बाद पैंगोंग इलाके से सेनाओं के पीछे हटने की राह खुली थी। इस पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी अस्थाना का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। अब उनके जो इंटरनल प्रेशर है वो भी ऊपर से बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि और बातें निकल के सामने आएंगी। तास जो एक रूस की एजेंसी है, उसने बताया कि भाई 45 आदमी उनके मर चुके हैं गलवान के दौरान, और बाकी कुछ और एजेंसीज ने इससे भी ज़्यादा कैजुअल्टी की खबर बताई थी। तो ये सब वो छुपा गए। अभी उस समय छुपाने से हर चीज़ छुप तो नहीं सकती है, और ये एक प्रोफेशनल आर्मी का तरीका नहीं है काम करने का। अब उन्होंने हमें देख लिया है, रिजल्ट्स भी देख लिए हैं, तो मेरे विचार से अब उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, हमें ऑनर करना चाहिए अपने जवान। ये तो पहले ही हो गया था कि जब पैंगोंग सू नॉर्थ और साउथ से डिसंगेजमेंट पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जो बाकी के एरियाज़ हैं, जिन्हें अदर एरियाज़ कहा जाता है, जिसमें गोगरा हो गया, वाई जंक्शन है, देपसांग है, और ये सारे एरियाज़ हैं, तो इन एरिया में डिसंगेजमेंट तो होना है। अब उस डिसंगेजमेंट में जो उम्मीद है वो तो ये है कि शुरू में तो उन्हें वो मानेंगे, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पे मैं कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। करने के क्रम में शनिवार सुबह वार्ता की जा रही है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीन के अंतर्गत आने वाले मोल्डो में आयोजित की गई है। आज जो बातचीत हुई है उसमें हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग प्लेन समेत कई पॉइंट को लेकर चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस क्रम में दोनों पक्षों के बीच कई राउंड कमांड स्तर की वार्ता हो चुकी है। आपको बता दें कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर जारी तनाव का समाधान होने के बाद आज की ये वार्ता काफी मायनों में अहम है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच अन्य टकराव वाले बिंदुओं पर आज की वार्ता में चर्चा हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने वार्ता से पहले कहा था कि कई राउंड की वार्ता के बाद यह कूटनीति और सैन्य स्तर पर समझौता हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चर्चा की थी। पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के बीच आज की वार्ता से काफी उम्मीदें रहीं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीजिंग ने गलवान घाटी में हुए संघर्ष का एक वीडियो जारी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने संयम का परिचय देते हुए उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की। और ये जानकारी भी मिल रही है कि वो वीडियो काफी जोड़ तोड़ करके बनाया गया था, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं था, जिसकी कई जो फुटेज है वो सामने भी आई है। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुजाता जी जो कि कांग्रेस से हैं, इनके अलावा कर्नल दयाशंकर दुबे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल दयाशंकर जी आपका रुख कर लेते हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया बता दीजिए, जो भी आज ये दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हो रही है, कितनी अहम ये वार्ता है और इस वार्ता से क्या कुछ उम्मीद? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों के बीच में बात होती है तो इसको शुभ संकेत नहीं माना जाता है, और वो भी विशेष करके उन परिस्थितियों में जब आप देख रहे हैं कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से फौजें दोनों तरफ से हटा ली गई है। आप गोगरा और देपसांग में भी ऑलरेडी फौजें हटा ली गई।
इन सबके बाद एक स्थिति ऐसी बनती है कि विश्वास किया जा सके कि जो बातें हो रही है वो ठीक है। इसके ऊपर भी मुझे लगता है भारत के रक्षा मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में संसद में खड़ा होकर के ये बात करी कि हम सदैव इच्छुक है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी तरह का तनाव न हो, लेकिन किस कीमत पर? आप अपने क्षेत्र में रहिए, हम अपने भारत के क्षेत्र में रहेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बहाल रहे। और ऐसी ही स्थितियों के लिए आप जब उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को देखते हैं कि खाली हो गया है, लेकिन हमें लद्दाख में भी देखना होगा कि उसके पूर्वी हिस्से में क्या स्थिति है। उसी के लिए ये कोर कमांडर लेवल की बैठक है। पल्लवी, आपको याद होगा जब शुरुआत हुई तो ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बात हुई थी जी। फिर ये गई बात डिविजनल कमांडर के ऊपर, अब ये कोर कमांडर लेवल पर बात हुई। इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा। और अल्टीमेटली जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया तो मैं बिना किसी लाग लबाग से कहना चाहूंगा कि यदि थोड़ा भी चाइना को ये संदेश चला जाता कि हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं या डिप्लोमेटिकली दब रहे हैं, उस हालत में वो दबाने की कोशिश करते। ये बड़ी टेस्टिंग हुई है, भारत की शौर्य की एक बहुत बड़ी टेस्टिंग हुई है। और उसके बाद चाइना ने मन बनाया है कि इनके साथ भिड़ने के बजाय पीछे हट जाना ही उचित है। और तब जाकर के 10वें राउंड की बैठक हो रही है। मुझे लगता है कि इस बैठक के जो भी मिनिस्टर्स आएंगे वो स्वागत योग्य होंगे। ठीक है सुजाता जी, आपकी प्रतिक्रिया, आज जो दोनों पक्षों की ये 10वें राउंड की वार्ता है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, जहां तक आज की बात है तो ये 10वीं राउंड है कोर कमांडर्स की बैठक की। और हमारा तो जो एक मुद्दा है वो केवल ये है कि स्टेटस को एंटे जो अप्रैल 2020 में था उसे स्थापित किया जाए। तो जहां जहां पर भी चीनियों ने घुसपैठ करी है वहां से उन्हें पीछे हटने की आवश्यकता है। स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 ये होना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कर्नल साहब जो हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि पहले जिस तरह से बातें कही गई, जिस कारण से, देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है उसमें हमेशा जो जनता होती है वो अपनी सरकार के साथ खड़ी होती है और सरकार से उम्मीद करती है कि वो अपनी सेना के पीछे खड़ी हो। और जो कर्नल साहब है वो इस बात से भी सहमत होंगे कि आज तक भारत की सेना सक्षम भी रही है और उनके पीछे हर सरकार सदैव खड़ी भी रही है। और आज जो बहुत तरह की बातें आई हैं उसका कारण है क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जी ने जो बात कह दी थी कि कोई अंदर नहीं आया, अब वो वापस जा रहे हैं, इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन जिन जिन बातों के ऊपर दुविधा रही है वो बात क्लैरिफाई हो जाए कि 3 और 4 के बीच का जो फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच की मैं बात कर रही हूँ, वहां की स्थिति स्पष्ट हो और चीनी जो है वो वापस वहां जाए जहां पे वे थे मार्च और अप्रैल 2020 में। अब इसमें और जो कंफ्यूजन आया वो इसलिए भी आया था क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, आपको याद है कि संसद में कहा था कि हमने कुछ भी कंसीड नहीं किया। फिर रक्षा मंत्रालय ने कहा हमने कोई टेरिटरी जो है उसे कंसीड नहीं करी। तो ये तरह तरह के जो बयान आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार को भी बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट मैसेज चीनियों को भी देना चाहिए, क्योंकि चीनियों ने जिस प्रकार से ये कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को ही लेकर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं हम तो जो है भारतीय टेरिटरी में गए नहीं, और आज जब वे पीछे हट रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार इस बात पर भी जोर दे कि वो हमारी टेरिटरी से पीछे जा रहे हैं और कभी भी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बात को वो भी समझ ले। पहले भी उन्होंने हमें धोखा दिया, अब की बार भी धोखा दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको झूला झुलाया, उनके साथ तमाम तरह की बातें करी। उनके चीनी स्कूल में जो लेजिस्लेटर्स है भाजपा के उनको भी भेजा गया था 2014 में भी, 2019 में भी उनसे बातचीत करी थी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में जेपी नड्डा जी ने। तो इन सब चीजों के मध्य, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से संबंधित सवाल है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और चीनियों को खदेड़ देना चाहिए हर उस जगह से जहां जहां वे आए हैं। ठीक है, बोलिए दयाशंकर जी, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। फिंगर 3 और फिंगर 4 को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा घुमाई जा रही हैं और हर कोई अलग अलग बयान देता है। देखिए, जहां
तक सुजाता पाल की बात है तो मुझे पहली बार दिखा है कि कांग्रेस में कोई बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और सेंसिटिव बात किया है। कहीं न कहीं जो सुजाता कह रही है उनके मन में ये भ्रम आने की स्थिति ये आ चुकी होगी, इसलिए आई होगी क्योंकि इन्हीं की पार्टी की तरफ से कहा गया है बार बार एक या दूसरे समय में हर कालखंड में कहा गया है कि हमारे भारत की जमीन जो है 10 किलोमीटर अंदर घुस गए, 8 किलोमीटर अंदर घुस गए। मुझे लगता है सुजाता, सिंस यू आर ए वेल रेड पर्सन, इट शुड बी वेरी क्लियर that so far they have not. I have also got my own friends who are working there, maybe in the rank of Major General or something. Nothing has been taken over so far. शुरू के हालात जो थी, जब बिहार रेजिमेंट के साथ जब घटना घटी थी, आपको याद होगा अच्छी तरह से वो, तो उस समय जरूर वो आगे बढ़े थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाद में उनको धकिया के वापस कर दिया गया। एंड देन व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे कि आज जो 10वें राउंड की बैठक है वो बड़ी स्पष्ट है अपने आप में और इसकी अहम भूमिका है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब एक बैठक हो गई उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि 48 आवर्स के अंदर बैठक कराइए और दोनों सेनाएं पीछे हटे। जब वो पॉजिटिव रिस्पांस आया है तो देन नाउ वी हैव आल्सो नॉट लेफ्ट की जस्ट बात करनी है, वी हैव डन द फिजिकल रेकी ऑफ द ग्राउंड। दिस मस्ट कम इन टुडेज डिबेट दैट द फिजिकल रेकी ऑफ द स्पॉट हैज बीन डन। वंस द बोथ द पार्टीज आर सैटिस्फाइड, then we are ready to move forward. What Sujata had said earlier, I have nothing to contradict on her statement because she is talking very sensibly on a sensitive issue. So I am grateful to her. लेकिन आपको विश्वास भी दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं तो सुजाता आपको भी कहूँगा कि पार्टी कैडर में इसको बताएं कि किसी भी हालत में कम से कम मेरे ऊपर विश्वास करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का तो हूँ, लेकिन इससे पहले सैनिक हूँ मैं। मेरी जानकारी जो है वो ये है कि अपनी जगह जो है बाहर दूसरे देश के पास नहीं रह पाएगी, 1 इंच की जगह। मतलब आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन स्टेटस को एंटी के बारे में आप भी मेरे साथ सहमत है, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। और जिस तरह की बातें आ रही हैं कि चुशुल हाइट्स पर जो अगस्त 29-30 तारीख को हमारे को एक एडवांटेजेस पोजीशन मिली थी, क्या हम उस एडवांटेजेस पोजीशन को बना नहीं सकते थे? क्यों हमारे को वहां से हटने के लिए जब चीनियों ने कहा और उन्होंने इस पॉइंट पर बात करी कि आप पहले वहां से हटिए फिर हम आगे की बात करेंगे। दूसरी बात कि हम बार बार कर रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटी, whereas they are saying restoration of peace and tranquility. You will agree that there is a great amount of difference between the two. And what is it that you as a former soldier, as a son of the soil, would like our government to do? कर्नल साहब, मुझे लगता है कि ये स्टेप प्लस में जा रही है। जब आर्मी की रीऑर्ग स्टेज आती है उसके ऊपर इनका ध्यान है। मेरा मानना ये है कि जब शुरू में फौजें हटती है पीछे, दोनों विड्रॉल पोस्टर में जाती है, उसके बाद उनकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है, माइंस की क्लियरेंस होगी, जिसमें 3 तरह की माइनें होंगी, एंटी पर्सनल होगी और एंटी टैंक्स की होंगी। जब आजकल टैंक्स भी वहां पहुंच जा रहे हैं, इन सब चीजों की क्लियरेंस के बाद पुनः स्थिति जो शुरू की है वही स्थापित होगी, उसके बाद ही शांति स्थापित होने के चांस, ये बड़ा स्पष्ट है। तो ये जी दरअसल में एक्चुअल स्थिति क्या है? अगर हम बात करें, अभी लगातार ये बात की जा रही है कि पैंगोंग झील पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। चलिए अग्री, हो सकता है कि पैंगोंग झील, हो सकता है कि हम सैटेलाइट इमेजेस भी देख रहे हैं, वहां से पैंगोंग झील पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। अभी और कौन से ऐसे इलाके बाकी हैं? क्योंकि अलग अलग, वाकई में अलग अलग बयान आते हैं। राजनाथ जी संसद में कुछ और कहते हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ और बयान आता है, और लगातार ये बात तो हमेशा से कही जाती रही है कि हमारी किसी भी 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। तो हट कहां से रहे हैं हम पीछे? जीवन में जो अच्छी चीज आती है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जो आप बोली हो उसकी मैं प्रशंसा कर रहा था, लेकिन अभी जो फिर वही राहुल गांधी वाली स्टाइल में आप ऐसा न करिए। आपसे आग्रह है, कैसे कर सकती है कि देश के रक्षा मंत्री संसद के अंदर जाके गलत बयान। पैंगोंग झील खाली कर दी गई है, मैं तो खुद कह रही हूँ, हम भी देख रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, वो इमेजेस गलत नहीं बोलेंगी। नाउ ही इज टॉकिंग इन संसद, पार्लियामेंट में जब उन्होंने बात कर दी और स्पष्ट कर दिया
तो मुझे लगता है उस पर विश्वास किया ये जाना कि आप पूछिए। लोगों का क्या है ना, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन कांग्रेसियों की हालत है कि वो विरोध में है, तो हर बात को विरोध करना, अच्छी बात को विरोध करना, देखिए ये मैंने उचित कहीं नहीं है। पे भी, मेरे को आपको नहीं मैं बड़ा लगता कि सम्मान के साथ इन्होंने कहता हूँ, मेरी क्योंकि मैं बातों सही को कह रहा हूँ। समझा। मैं जल्दी मैं किसी की नेशनल प्रशंसा करता ना बुराई सिक्योरिटी के करता ना मुद्दे उलझता हूँ पे उनकी, कभी भी लेकिन आप बहुत अच्छा कोई बोले, ऐसी बात ये नहीं बहुत अच्छा करूंगी विषय आपने जिसमें रखा है। सेना का लेकिन मनोबल कम हो या कांग्रेस सेना का के अपना एक शौर्य पे विचार सवाल होना हो, बहुत जैसा ठीक कि है। भारतीय जनता आज का पार्टी सिर्फ अपनी एक चीज घटिया है, अब राजनीति यदि करने बात के लिए आप बताइए, यदि दिखाना सब कुछ ठीक चाहती है। ठाक होता भारतीय तो ये जनता 10 पार्टी राउंड की बात क्यों हो रही इतिहास है? में जाने की क्यों है? बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके बात करेंगे। सुजाता जी तुरंत लौट रही हूँ, एक बार मैं उनकी, बिल्कुल बिल्कुल मैम 2 मिनट में लौट रही हूँ, एक बार उनकी बात सुन लूँ, उनका जवाब ले लूँ मैं एक बार। बोलिए कर्नल साहब। Shweta, थोड़ा if you do वॉल्यूम like तेज this, करवा दीजिए। I think probably Sujata, your good name is Sujata. Sujata, if you start fighting like this, what are you going to send the message? It is a national channel. Let us speak of them. That's the basis of fact. मेरा मानना सीधा सीधा है कि अभी भी कुछ विषय है जिसके वजह से ही तो ये उच्च स्तरीय बैठक बैठी है, लेकिन ये स्वागत योग्य है कि हम बैठ करके सिस्टम को जीरो से लेकर के आगे बढ़ा दिए। अब कम से कम 2 क्षेत्र आप बड़े अथॉरिटी से कह सकते हैं कि चाहे वो पेंगोंग का उत्तर हो या दक्षिण हो, चाहे वो पूर्वी लद्दाख हो, उसमें आपने सुना होगा गोंगरा और दिपांग, इस जगह से सब जगह से फौज हटाई गई है। मेरा मानना ये है कि बैठकें ये इसीलिए होती है, दोनों पक्ष में पहली बार नहीं होती, ये इसीलिए होती है दैट द बोन ऑफ कंटेंशन हैज टू बी सॉर्टेड आउट। जो इशू कंटेंशन होते हैं उनको उसमें सॉर्ट आउट किया जाता है, और वही तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये मत कहिए कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। गलत कैसे बोल देंगे? वो किसी इस देश की संसद के प्रति वो जिम्मेदार हो। मेरे शब्द मुझे अच्छे से याद है, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा सर अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो अलग अलग में कोई एक चीज तो कॉमन होगी, बस मैं वो आपसे समझना चाह रही थी। लौटूंगी तुरंत आपके पास, सुजाता जी का रुख कर लेते हैं। बोलिए सुजाता जी। देखिए मैं भी यही बात कह रही हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को बीमारी हो सकती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को, नेशनलिज्म की बातों को भुनाकर अपनी वोटों की घटिया राजनीति करे। मैं नहीं करती, ये मेरे देश की बात है। जो वीर बहादुरों ने अपनी जान गंवाई है, मैं आज भी उनको, उनके बारे में सोचकर, उनके परिवारों के बारे में सोचकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं उनकी कृतज्ञ हूं, क्योंकि वो थे इसलिए हम हैं। वे भारत माता के सपूत थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। मैं जो बात कह रही हूँ पॉइंटेड बात है। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि चाइनीज ने ये कहा था कि हम डेप्सांग के बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था, दूसरी बात, चुशुल रेंज से आप पीछे हटिए, उसके बाद आगे की वार्ता होगी। तीसरी बात, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये जो टर्मिनोलॉजी है हम यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटी मार्च अप्रैल 2020, बट वो कह रहे हैं रिस्टोरिंग ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज। और चौथी बात कि चीनियों ने बड़ी कैटेगोरिकली डेप्सांग के बारे में बात करने से मना कर दिया। और कर्नल साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं ग्राउंड पे नहीं गई, मगर मैं इस बात को समझती हूँ कि आप ज्यादा जानते होंगे कि जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक गैरिसन है दौलत बेग ओल्डी रोड पे, वहां पर पहुंचने के लिए ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए डेप्सांग के बारे में वे अगर बात करने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें। और आखिरी बात कि संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा था कि बहुत सारे और भी ऐसे इश्यूज हैं, डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग को लेकर अलोंग द एलएसी, लिटरली ईस्टर्न लद्दाख में जो एरिया एंटर करता है वहां तक, उसके बारे में इश्यूज हैं जिसके बारे में अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। रक्षा मंत्री ने डेप्सांग के बारे में नहीं कहा था, क्योंकि जो चीनी चाहते हैं, माओ ने ये बात कही थी कि जो हाथ है उसके, और ये फिंगर, वो फिंगर 3 वो नहीं है, उनका कहना था कि हमें हाथ को कब्जे में लेना है। हाथ है उनका तिब्बत, और जो फिंगर्स है वो तमाम वो एरियाज है जो उसके आगे निकलते हैं, चाहे वो भूटान की तरफ हो, चाहे हमारे देश की तरफ है। और मैं समझती हूँ कि जो बातें मैं आज आपके सामने कह रही हूँ कर्नल साहब, ये मैं बहुत सारे प्रवक्ताओं के सामने नहीं कह पाती, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता इस फिंगर में और उस फिंगर के फर्क में। तो मैं ये पांचों चीजों के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। बोलिए कर्नल साहब। देखिए 2-3 बातें इन्होंने कही है, तो हमारी बात तो शायद वो सही नहीं हो रहा, पहली बात। तो ये कोई नई बात नहीं, एक ही पार्टी के कर्मचार होगा।
जिलाधीश जी के बेटे ने कहा था जयपाल साहब के साहब को भी बच्चे पूछे, तो हम इन सब चीजों पर नहीं जाएंगे। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, लोग लड़ते हैं, शायद मोहतरमा को ये पता नहीं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगी, क्योंकि आवाज दरअसल आपकी बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। आप जो बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक बार आपका साउंड जो है दोबारा ठीक करवा लेते हैं। तब तक हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को हटाने का काम पूरा करने के बाद भारत और चीन ने आज शनिवार को एक और दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता की है, ताकि पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से भी सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में भारत फिंगर इलाके में पूर्व की भांति गश्त आरंभ करने पर भी जोर दिया है, और वहीं कोर कमांडर स्तरीय वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की ओर की साइड के मोल्डो में सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेनाएं पैंगोंग इलाके के साथ साथ रेजांगला और रेचनला से पीछे हट चुकी हैं, और वहीं तय समझौते के अनुरूप भारत ने भी अपनी सेनाओं को पीछे हटाया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए समझौते में पैंगोंग लेक इलाके को खाली करने के 48 घंटे के भीतर वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी थी, और इसी सहमति के आधार पर ये आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी, अस्त्र शस्त्र और सैन्य साजो सामान, बंकरों को हटाने का काम भी गुरुवार तक पूरा हो गया है। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। बोलिए सर। हाँ, कुछ चल रहा था, बीच में डिस्टरबेंस आई थी, बताएं चर्चा क्या है। सर, तमाम बातें सुजाता जी की तरफ से रखी गई हैं और वो लगातार स्थिति क्लियर करने की बात कह रही हैं, और क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। तो आप अगर शॉर्ट में ही अपनी बात समझा देंगे तो बेहतर रहेगा सर। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट में मुझे कहना चाहिए था वो हमने पहले ही इनको बता दिया था, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि इनके जल्दी डाउट्स क्लियर होंगे नहीं, तो ये थोड़ा सा और इंतजार करें। जब आउटकम की बुलेटिन जारी हो जाती है आज की, तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम लोगों को जो जानकारी है उसके हिसाब से पैंगोंग झील और पूर्वी लद्दाख खाली हो गया है। उसके निरीक्षण के बाद ही ये दूसरी 10वें राउंड की बैठक हुई है जी। और हम तब तक इस पर निगोशिएट करेंगे जब तक कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं हो जाती। ठीक है सुजाता जी। जी, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं अपने सवाल दोहराती हूँ। चुशुल रेंज से पीछे हटने की जो बात चाइना कह रहा था, जब हम उस बात पे नहीं माने, उन्होंने कि हमने उनकी ये बात नहीं मानी कि हम पहले पीछे हटेंगे, क्योंकि हम अड़े हुए थे इस बात पर। अब मैं जो बातें कह रही हूँ मैं फिर दोहरा रही हूँ कर्नल साहब, that restoration of status quo ante is what is required, और वो जो कह रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं restoration of peace and tranquility in border areas. One. Second thing, they have entered into our territory. Why are we moving back? Second. Third, the Chinese have very clearly refused to discuss Depsang. Isn't that correct? And that is very important because it locks up the strategic Indian garrison of Dollar Beg Oldie. This is my third point. The fourth point is that the Raksha Mantri has said that there are still outstanding issues regarding deployment and patrolling at some other points on the LAC leading into eastern Ladakh. And my last point is that when we are talking about movement, why are we doing a selective disengagement? And why are we not pushing Chinese back? Why are we moving when the Chinese are coming to our territory? कर्नल साहब, there is a set principle for the military disengagement that we should appreciate, and that is why this 10th round is going on. Whatever she has said about Chushul and all, it is all is included, and that is being discussed. As far as India is concerned, हमें लगता है कि हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इसके ऊपर कि जो पुरानी स्थिति जब तक बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये बात भी चलेगी और हम उनको बिल्कुल क्लियर रास्ता नहीं देंगे। बड़ा साफ है ये चीज, ये इनको नहीं समझ में आएगी वो बात अलग है। जहां तक इनके दुखी होने का सवाल है, बहुत बार इन्होंने बोला काफी भावुक हो गई कि सैनिकों को लेकर के हम देश के ऐसे हैं, तो इनको भूलना नहीं होगा
कि इन्हीं के संदीप दीक्षित ने जनरल बिपिन रावत को क्या कहा था। जहां तक मेरी बात है, आप पीछे मत जाइए, आज के इश्यू पे बात करिए। आज तो इश्यू है उनके बारे में बात करता बीच में बोल बाल करके, ये सब कार्रवाई नहीं होगी, हमारे साथ लिस्ट नहीं होगी। आप सोल्जरिंग की बात करती है, आपको नहीं पता है 18 कैनेडियन जो कारगिल वाली पलटर है, वहीं से मैं आता हूँ। अब मेरे ही कंपनी का लड़का जोगिंदर सिंह है, जिसको परमवीर चक्र अवार्ड हुआ है, मेरी कंपनी का लड़का, यादव कंपनी का। आप ये सब मत समझाइए हमको, लेकिन कोशिश करें हम लोग कि आपकी मदद से संदेश सही जा पाए समाज के अंदर। आपने चुसूल की बात उठाई है, चुसूल इज वेरी मच ऑन द एजेंडा एंड द गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग। आर्मी ऑफिसर वहां ऐसे डिस्कशन नहीं करते जैसे आपके पार्टी में होता है। आर्मी ऑफिसर दोनों पार्टी के खड़े होते हैं और वन पॉइंट डिस्कस होता है। दैट्स हाउ द डिफेंस मिनिस्टर हैज टोल्ड। आरएम ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है संसद के अंदर जो भी इश्यूज बाकी है उस पर भी डिस्कशन होगा। उसके बाद इस पूरे एपिसोड का, या यूं कहिए कि पूरे झगड़े का एपिसोड जो है, इसका पटका छिप होगा। आप बताइए वीर सैनिकों की जिस तरह Why are you shouting unnecessarily? Let us not shout. Why are you shouting? Be let us be very clear. मैं सुन रहा हूँ पूरी अच्छी तरह से। No, don't do this. और प्रधानमंत्री की मैं उस बात पर दोबारा जाना चाहूंगी। आपकी आवाज हमें समझ में नहीं आ रही है, आप प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, इतना हमें समझ में आ रहा है, बाकी वर्ड नहीं सुनाई दे रहा है। थोड़ा आराम से बोलिए। सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अवश्य ये बात कही थी कि ना कोई आया है ना कोई है, मगर मैं उसको एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ। अगर कोई आया नहीं और कोई वापस जा रहा है तो इसका मतलब है हम तो अपनी जमीन पर है ना, तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? पहली बात, प्रधानमंत्री की ये बात ही विरोधाभास दिखाती है। दूसरी बात, हम पीछे क्यों हट रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। और डेप्सांग के बारे में चर्चा हो रही है या नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो रही है। अगर आप सकारात्मक रूप से इस बारे में बात करेंगे तो बेहतर होगा। आप इतिहास में जाएंगे तो आपके इतिहास को मैं खंगालना शुरू करूंगी, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए कर्नल साहब। पल्लवी, जब ये इतिहास की बात करती हैं तो हमें 87 के जयावर्धने और राजीव का रिकॉर्ड नहीं भूलना होगा कि बिना हथियार, बिना बैटरी के, सेल के, मैं उसमें भी रहा हूं IPKF में, इन्होंने पूरी सेना को धकेल दिया। वो तो देश की किस्मत अच्छी थी जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 90 में विड्रॉल कर लिया, तब भी 18 कैनेडियन वहीं पर थी। और ये इन्हीं के राजीव गांधी की क्या हुआ? खुद का तो जो हुआ ही हुआ, पूरी सेना को इन्होंने दलदल में फंसा दिया था। आज ये प्रधानमंत्री की बात करते हैं, किस मुंह से आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जयावर्धन करके हमको दलदल में फंसा दिया। जिस एलटीटी को सपोर्ट करवाया था उसी एलटीटी के खिलाफ हमको युद्ध लड़ा दिया, जिसका मैप तक हमारे पास नहीं था। तब शायद आप पैदा हुई होंगी या पढ़ रही होंगी। मत समझाइए ऐसी चीजें, देश में गलत संदेश जाता है। ये तुम मैं की डिबेट मत करिए। प्रधानमंत्री कर रही है। पल्लवी, इफ प्रधानमंत्री is to be fault, then what happened to Rajiv Gandhi? He landed up in a situation जहां पर उनका तो जो हुआ ही, पूरी सेना एकदम स्टैंड स्टिल हो गई थी। इन लोगों को दर्द होता है, सच्चाई बताओ तो ये नहीं चाहते कि सच्चाई। आप बताइए 10वें राउंड की मीटिंग किस लिए हो रही है? 10वें राउंड की मीटिंग इसीलिए हो रही है कि जो इशू बचे हैं आउटस्टैंडिंग इशू, उसको सॉल्व आउट किया जाए। प्रधानमंत्री खराब, रक्षा मंत्री खराब, सिर्फ राहुल जी अच्छे, राजीव जी अच्छे, तो राजीव जी ने जयावर्धन रिकॉर्ड में क्यों फंसा है कि 7 में? ऑलवेज पीपल टॉक लाइक दिस, जैसे कि देश के आप महा रूलर हैं। रूलर नहीं है, ये लोकतंत्र है, उसमें हर गरीब को अधिकार है। और आज वही हो रहा है कि जब गरीब चल पड़ा है तो आप लोगों के चेहरे पर थप्पड़ पड़ रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करना। ठीक है, आप बोल लीजिए सुजाता जी। रक्षा करने का कसम आपने खाई थी। बोलिए सुजाता जी, अभी दोनों एक साथ बोल रहे थे, दोनों को एक दूसरे की बात नहीं समझ आ रही होगी। हिस्ट्री में जाना चाहती है, इनको पूछिए। अरे सर, कोई हिस्ट्री में नहीं जा रहा है, हम वर्तमान में ही रह लेते हैं। अब हिस्ट्री में जो हुआ सो हुआ, अभी वर्तमान में ही रह लेते हैं। वो खोलना चाहती थी पल्लवी, वो खोलना चाहती थी पूरा। तो दिया मैंने 87 का जयवर्धन रिकॉर्ड, पूछिए इनसे। ठीक है, सेना इनके लीडरशिप पर थू करती है।
बोलिए आप सुजाता जी। केवल भाजपा के नेता बनकर बात कर रहे हैं। और जहां तक आपकी बात है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत माता के इतने साल अपनी सेवा दे रहे थे तो आज आपको ये कहना चाहिए कि भारत माता की रक्षा में जो वीर शहीद हुए हैं उनके लिए आप भी खड़े हैं। आपको इस बात पर दुख हो रहा है। हमें ना समझाइए, तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग, हमारे यहाँ फिर दूसरी जनरेशन चली गई है, लोग सेना में कर्नल है। ऐसे देश की सेवा की जाती है। आपके तरह से नहीं कि टीवी पर बैठ कर किसी को कुछ भी बोल दे। ये बहुत गलत तरीका है आप लोगों का। कांग्रेस का विशेष करके इतना गंदा तरीका है ये कि आप लोग किसी का भी अपमान करने की सोचते हैं, वो बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा आपने पढ़ लिख क्या लिया, आप कुछ भी बोलने को तैयार है। If I tell you the details, you will not know how to reply on this. अच्छा ठीक है सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। No ma'am, no ma'am, let us have the इस तरह की एक बार debate बात नहीं सुन करते। लीजिए सर, एक बार बड़ी- बात सुन लीजिए, फिर आप अपना कमेंट दे दीजिएगा। हम लड़ने थोड़ी ना आए हैं सर, एक मुद्दे पर बहस कर रहे हैं लेकिन लड़ने नहीं आए हैं। देखिए, आप जब बात करते हैं, आपने कहा एक विषय उठाया कि चुशुल में क्या हो रहा, हमने बता दिया। हम हर विषय को रख रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को पीछे पड़े हुए हैं, जबकि और फिर कहते हैं आप कि हम पीछे का आपका खोल देंगे राजनीति की पृष्ठभूमि। अरे राजनीति तो आपकी थी, राजीव गांधी रिकॉर्ड कोई भी पढ़ ले, किताब लिखी है उसके ऊपर। लाइटनिंग कैंपेन पढ़ ले, ये लाइटनिंग कैंपेन में साफ साफ लिखा है 71 वॉर में 93,000 सोल्जर्स इन्होंने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाई? हमारे दासों को ऊपर से छोड़ोगे आप? तो ये तो देश के अपराधी लोग हैं, इनके बारे में क्या बात करेंगे? लाइन ऑफ ड्यूटी पे उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या प्रधानमंत्री ने उनके लिए कुछ कहा, एक शब्द भी कहा? क्या प्रधानमंत्री गए किसी से? आप राहुल गांधी को फौज में लेफ्टिनेंट बना दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा ये कैसे जिया जाता है। इस बात उनको को बना दीजिए, उनको भेज दीजिए। हालांकि वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्टिनेंट कैप्टन के पद पर सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, भेजना तो दूर की बात है। चलिए ठीक है, मैं दोनों ही मेहमानों का भी फिलहाल यहाँ पर रोक रही हूँ। बिल्कुल सर, देखिए आज वार्ता हो रही है 10वें दौर की, और हम तो अच्छे के लिए ही उम्मीद करेंगे, किसी बेहतर की ही उम्मीद करेंगे। वार्ता हो रही है, वार्ता सफल रहे, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल दयाशंकर जी, अभी समय की कमी है इसलिए सर मैं आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप लगातार आपने अब चर्चा के लिए अपना समय हमें दिया। मैम आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अगले मसले पर भी हमें आपके साथ चर्चा करनी है। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उसने धक्का दिया तो मैं सड़क पर गिर गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद उसने पत्थर उठाया और मेरे सिर और गले पर लगातार वार करने लगा। मैंने बस इतना कहा कि मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मुझे जान से मत मारो।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली युवती ने अपने साथ हुई हैवानियत बयां की तो पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गई, उनकी रूह तक कांप उठी। पीड़िता की हालत ऐसी है कि वो अब अगले 6 महीने तक बिस्तर से हिल भी नहीं सकती। भोपाल के कोलार इलाके में घटित हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से हर कोई सन्न है। इस दिल दहला देने वाले मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर भाजपा पर आरोप लगाते हुए अपना रोष जताया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि भोपाल रेप पीड़िता 1 महीने बाद भी न्याय से कोसों दूर है, क्योंकि भाजपा हमेशा पीड़िता को ही रेप का जिम्मेदार ठहराती है और कार्रवाई में ढील देती है, जिससे अपराधियों को फायदा होता है। उन्होंने आगे लिखा, यही है सरकार का बेटी बचाओ का सच। मामले में डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि 16 जनवरी को आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वह अभी जेल में है। उसकी 2 बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इस केस में जांच के बाद दुष्कर्म की कोशिश और जानलेवा हमले की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। मामले में एसआईटी जांच कर रही है। तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इमीडिएटली जो उनका इलाज में जो भी खर्चा हुआ है वो सीएम शिक्षा अनुदान से इमीडिएटली स्वीकृत करके उनको अवेलेबल करा दिया गया है। साथ ही ये भी आश्वस्त किया गया है कि आगे भी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। कोई भी समस्या होने होगी इलाज की या अन्य कोई भी विषय, उस सब में हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे एंड वी विल इंश्योर कि बहुत जल्द वो वापस अपने पैरों पे हो और जैसे अपना जीवन पहले व्यापन उनका चल रहा था वैसे ही खुशी खुशी चलता रहे। पूरी तरह से हम लोग साथ हैं। इसमें एसआईटी का गठन भी डीआईजी साहब द्वारा कर दिया गया है। आरोपी यद्यपि घटना के तुरंत बाद पकड़ा जा चुका है, उसमें आगे की कार्रवाई जो वो भी पुलिस पूरी मशीनरी से कर। परिजनों को दिखाया गया, परिजनों से बात भी कराई गई थी, बट बच्ची की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि उसको अभी इस तरह से कर सके। और इन्वेस्टिगेशन की जो बात है, क्योंकि उसको जो बैक इंजरी बहुत ज़्यादा है तो ब्लड उस पर है, अपने रेस्ट पे है, बट जो टीम है वो सब्सिक्वेंटली जो उसकी शंकाएं हैं, जो भी उसकी इश्यूज हैं, उसको सबको सॉल्व आरोप तक का उसने जो इन्वेस्टिगेशन की जो आरोपी का कहना है कि उसने वहाँ से जो है नशे में था, नशे की हालत में उसको सब कुछ बहुत सारा याद नहीं है, तो वो जो है आदतन जो है नशा करने का आदी। इमीडिएटली जो उनका तो भोपाल से ये अहम खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले महीने बलात्कार की कोशिश को विफल करने वाली 24 वर्षीय युवती ने पुलिस पर उसके मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके सामने तक नहीं लाया गया और वो ये भी नहीं जानती कि वह असली मुजरिम है भी या नहीं। बलात्कार की कोशिश को विफल करने के दौरान इस महिला की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। परिवार से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस महिला की मां ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 2 दिन पहले मामले की शिकायत भी की है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार 16 जनवरी की शाम को जब वह कोलार पुलिस थाना इलाके में अपने घर के पास टहल रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उस पर हमला किया और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके सिर पर पत्थरों से हमला भी किया। मदद के लिए पुकार लगाने पर एक दंपति उसे बचाने के लिए आया। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि बाद में उसे इस दंपति की मदद से एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से 5 दिन पहले उसे छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। पीड़िता द्वारा पुलिस पर लापरवाही करने के लिए लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए हबीबगंज इलाके के नगर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में उसके पहले उसके परिजनों की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया था और वहीं ये भी जानकारी दी है कि उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक समाचार पत्र में छपे समाचार को पोस्ट करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया है कि भोपाल रेप पीड़िता 1 महीने के बाद भी न्याय से कोसों दूर है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से सुजाता पाल जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता जी, आपकी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। भोपाल में निर्भया जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया है, हिला देने वाली घटना है और इसके पहले भी आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में एक बच्ची जो है 13 साल की बच्ची को उमरिया से उठा लिया गया था उसको, और उसका गैंगरेप 9 लोगों ने किया था। और ये उस वक्त की बात मैं बोल रही हूँ जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सम्मान जो इनकी योजना है उसके तहत जगह जगह पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है इसका
इसका जो चरित्र है वो दिख रहा है, और वो क्या है? महिलाओं का सम्मान ना करना, महिलाओं के आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचाना, उनको तार तार इज्जत करके उनको ये बता देना कि महिलाओं का समाज में कोई स्थान नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए या मध्य प्रदेश, जो ये घटना हुई है, बताइए उस बच्ची के साथ 24 साल की ये बच्ची और 13 साल की उमरिया वाली बेटी, इन लोगों के साथ पुलिस ने क्या क्या किया? जब ये गई पुलिस के पास तो एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं थी पुलिस। क्या कह रही थी पुलिस का कहना था नहीं कोई परिचित होगा जिसने किया, और तरह तरह की बातें वो करते रहे। तो आप मुझे बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों का ये सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? किस प्रकार की सरकार है? महिलाओं के प्रति इतनी घृणा, महिला आपकी जो पितृ सत्ता है उसे बनाए रखने के लिए आप बेटियों का अपमान इस प्रकार करेंगे, उनकी इज्जत को तार तार कर देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक मैसेज भेज दें कि नहीं हम आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे, कानून कुछ भी कहे, माननीय उच्चतम न्यायालय कहे, कुछ भी कहे। लेकिन इस सरकार को मैं आगाह करना चाहती हूँ कि ये बेटी भारत की बेटी है, और किसी भी भारत की बेटी के साथ अगर कोई भी अपराध होता है और कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो और वो कार्रवाई ना करे तो सारी महिलाएं एक साथ आपके विरुद्ध आवाज उठाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की उन सभी सरकारों को जो बेटियों को अपमानित होने देती है, उन्हें बलात्कार का शिकार होने देती है, उनकी हत्याएं करवाती है, उन सभी सरकारों को समझ लेना चाहिए कि अगर बेटी ना होती तो उनका अस्तित्व ना होता, और सर शख्स से झुक जाना चाहिए कि उनकी पुलिस ने इस तरह का कृत्य किया। अपराधियों को पकड़ने के बजाय बेटी को बता रहे तरह तरह की बातें। अब ये बताए मध्य प्रदेश की सरकार कि इस मैटर में वो क्या कार्रवाई करेगी, किस प्रकार से बेटी को न्याय मिलेगा, या उसका भी हाल वो होगा जो कुलदीप सिंह सेंगर ने किया, उस बेटी का जिसने उस पर आरोप लगाए यौन उत्पीड़न के, बलात्कार के, या चिन्मयानंद ने के ऊपर जिस बेटी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और उसे आपने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो अपने ही केस में आखिर में थक हार कर हॉस्टाइल हो गई। ठीक है, सुमित ओरछा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुजाता जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। सुमित ओरछा जी, मामा के राज में भांजियों के साथ ये क्या हो रहा है? मामा भांजी भांजी मामा करते थकते नहीं है शिवराज सिंह चौहान, और उन्हीं के राज में एक के बाद एक इस तरीके के जघन्य अपराध। महिला के साथ, नारी के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो कलेजा छलनी हो जाता है। और इस बेटी के बयान सुनने के बाद जो उस बेटी ने कहा है, जिस दास्तां को उसने सुनाया है, सरकार ही नहीं जिसने वो सुना है, पढ़ा है, वो सब सकते में है। मैं स्वयं उस घटना को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी और अंतःकरण में मेरे वेदना है। मेरी बहन जो कह रही थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि वो कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में बोल रही थी या एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते बोल रही थी। अगर उन्होंने ये बातें महिला प्रतिनिधि के नाते बोली हैं, मैं बहुत नतमस्तक होकर के उनके तमाम जो उनकी पीड़ा थी उसको सर झुका करके वो कैसे समाज में दूर हो, इसके लिए हम सबका क्या सक्रिय योगदान हो सकता है, उसको सकारात्मक दृष्टि से लेता हूं। लेकिन अगर एक राजनीतिक प्रवक्ता के नाते उन्होंने ये सब कहा है तो स्वयं को एक बार आत्मविश्लेषित करना चाहिए। क्या यह वही बलात्कार इस देश के अंदर कोई हमारे कार्यकाल में शुरू नहीं हुए? बलात्कार हो रहे थे, होते रहे थे, लेकिन उन बलात्कारों पर किस सरकार ने क्या किया, ये मूल्यांकन का विषय समाज का है, आपका है, पत्रकारों का है। सुमित ओरछा जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप अपनी बात जारी रखिएगा। सुमित जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर, आपने ये जो बात कही है ना कि बलात्कार होते थे, होते रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ, ठीक है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी बलात्कार हुए थे। अंतर पता है क्या आ गया है? अंतर ये आ गया है कि अब हम लड़कियों को ये कहना पड़ रहा है कि ठीक है साहब, रेप कर लो लेकिन हमें जान से मत मारो। ये अंतर आ गया है। अब खुद हम कह रहे हैं कि ठीक है, आपको हमारा शरीर नोचना है, नोच लो, लेकिन हमें जान से मत मारो। समझ में आ रही है ये बात आपको, जो आप ये बात कह रहे हैं? कम से कम हम पहले ये तो नहीं कहते थे कि शरीर नोच लो हमारा, अब हम यहां तक आ गए कि शरीर नोच लो, खा लो हमें, लेकिन जान से मत मारो।
मैं आपकी और राजनीति मैं ना करें। यही कह रहा था कि राजनीति ना करें। बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किस सरकार ने किया? कितनी भारतीय मृत्यु जनता दंड दे पार्टी- दिए आप मुझे ये बताइए, आपके कार्यकाल में कितनों को फांसी हो गई? एक निर्भया केस छोड़ दीजिए, वो भी 8 साल लग गए आपको फांसी के फंदे तक उसे पहुंचाने में। आप मुझे आंकड़ा दीजिए, आंकड़ों पर बात कीजिए मुझसे। कितने लोगों को फांसी दी जो बलात्कारी थे? शीघ्र फांसी मिले। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार रहती तो अब भी नहीं होता। उसको बात ये मत कहिए कि कौन से दल की सरकार है। सरकार सबकी होती है, कैसी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही थी, सरकार को संभाल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे का राजनीतिकरण करती है। बेटी के मामले में ये भूल जाती है कि कितना संवेदनशील मामला है। ये नहीं समझते कि ये सरकार तेरी या मेरी नहीं, ये सरकार हम सब की है महोदय। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आपकी कि ये सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के दल द्वारा बनाई गई सरकार है। मगर ये सरकार मेरी भी है, ये हर उस व्यक्ति की है जिसने आपको वोट नहीं भी दिया है। और आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ऊट पटांग की बातें मत करिए। ये बेटी का मामला है। कांग्रेस के समय में क्या होता था ये बताने चले हैं आप कि बेटियों का बलात्कार होता था और अब कैसा होता है। शर्म नहीं आई आपको? आप बलात्कार के भी बात करेंगे कि किस प्रकार के क्या आपने कभी बेटी के सम्मान को इस स्तर से देखा कि इसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए? बेशर्मी की हद पार कर रही है दीदी आप। प्लीज लोगों के प्रति इनको शांत करिए। मैं स्टूडियो से प्रार्थना करता हूँ। जवाब लेने दीजिए सर, आप जवाब दीजिए मुझे आंकड़ों के आधार पर। मुझे सिर्फ आंकड़े सुनने हैं, मुझे कोई भी यहाँ पर मोदी गान नहीं सुनना है कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ। मुझे आंकड़े बताइए, कितने लोगों को, कितने बलात्कारियों को फांसी दी आपने? क्या सरकार में केवल बलात्कारियों पर मौन साधने के लिए केस रजिस्टर नहीं कर रहे, आप प्रावधानों की बात कर रहे हैं। हेल्पलाइन की बात हो, महिला थाने किस सरकार में खोले? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खोले। क्या 70 वर्ष इस देश को जरूरत नहीं पड़ी कि महिलाओं के लिए अलग थाने होने चाहिए, महिलाओं के अलग हेल्प डेस्क होने चाहिए? मुंह चला रहे हैं। इनको रेप पर जो है, बेटी की चीज पर जो है गंदी राजनीति कर रही है। महिला होकर के महिला को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। आप एक बेटी की आड़ में कांग्रेस के पाप छुपा रही है इस देश के सामने। पल्लवी जी, इनको लेके किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ये केवल और केवल चैनल को किसने सेंसर नहीं किया इस देश के अंदर? ये व्यभिचारिक परिवेश किस सरकार ने तैयार किया है? आप सरकार दीदी, आप सरकार लेकर कानून पहली बार में हमने बंद किया था जो है पोर्नोग्राफी को भारत में, तो आपके सांसद टिप्पणी कर रहे थे हमारी किस्मत पर हनन है। ये थोड़ी फांसी का प्रावधान नहीं किया 70 वर्षों तक आपने। क्या आपको बेटियों की चीखें नहीं सुनाई दिए? लाखों बेटियों के बलात्कार हुए इस देश के अंदर, वो प्रावधान भारतीय जनता क्यों महिला थाने नहीं खुलवाए? क्यों हेल्पलाइन नंबर नहीं थे? क्यों महिलाओं के लिए? क्या बातें कर रहे हैं? क्या आपके महिला थाने खुलवाने से रेप कम हो गए क्या देश में? ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाओ, ये हेल्पलाइन नंबर, वो हेल्पलाइन नंबर। अरे एक बार में फोन तो उठा लिया करो। महिला थाने खोल दिए, क्यों 1 महीने तक? अभी तक उस लड़की ने ये भी नहीं देखा जिसे आपने गिरफ्तार किया है वो वाकई में असली मुजरिम है या नहीं। आप महिला थाने की यहाँ पर गुणगान कर रहे हो सर। बिना किसी तथ्य 1 महीना हो गया। बिना किसी तथ्य के क्या आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देंगी? क्या उस बेटी ने? कमाल है, कमाल है, सच में कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। आपसे एक सवाल ना पूछ लिया जाए और आप तुरंत कह देते हैं कि आप इस पे सवाल कैसे उठाते हैं, आप उस पर सवाल कैसे उठाते हैं। हद हो गई है सर। मैं आपसे आंकड़े मांग रही हूँ, आप आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। आज पूरे वरिष्ठ अधिकारी उस बेटी से मिले, डंडे मार के आपको सरकार से निकालेंगे, समझे आप? महिलाएं आपके विरुद्ध खड़े होकर आप महिलाओं को इस तरह की बातें कहेंगे, आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको पटक पटक के बाहर निकालेंगे। महिलाओं को लगा कि आप अगर सरकार में आएंगे तो आप उनकी सुरक्षा करेंगे क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, केस रजिस्ट्री नहीं
नहीं होता, दुखद है, बेटी जो को जिम्मेदार होगा वो रोका नहीं जाएगा, जिसकी लापरवाही होगी उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब काम सरकार सुनिश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस इससे बेगुनाह हो जाती है, इस बात में तो मुझे लगता है आपको भी साथ नहीं देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में सवाल मत उठाइए कह रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होगा तो क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा? केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तथ्यात्मक और तार्किक सवाल तो उठाइए दीदी। सवाल के नाम पर क्या आप कांग्रेस को क्लीन चिट दे देंगे? क्या आप अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ ही बदसलूकी पर एक अदले से अपने कार्यकर्ता को निलंबित नहीं कर पाई? आप महिला सम्मान की बात करेंगे? महिला अपमान के कारण जिसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने त्याग पत्र दिया है जिस पार्टी से, वो पार्टी महिलाओं के सम्मान पर ये कहां से? अभी दीदी आप क्षमा करिए, कभी ना किसी के साथ हो, लेकिन एक बार प्रियंका चतुर्वेदी जी से आप अनुभव सुन लीजिए कांग्रेस में रहने के। यही तो है आपका चाल चरित्र और चेहरा। आप एक महिलाओं बार को प्रियंका न्याय नहीं चतुर्वेदी देंगे, जी से बात कर लीजिए, आप मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी का न्याय महिलाएं ही करेंगी। आप महिला विरोधी हैं और जिस तरह की आपने बात कही है उससे मुझे शर्म आती है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी में हो भी कैसे सकते हैं कि आप इस तरह की बातें करेंगे कि पिछली सरकार ने क्या क्या ये नहीं कह रहे। अरे मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि फांसी का प्रावधान क्यों नहीं किया? देश में ये मांग उठ रही थी, मैं आप मुझे कार्यवाही क्या करेंगे ये कहिए आप। ये कैसे बात कर रही है? आप तरीके से बात करिए। आप एक राजनीतिक पार्टी प्रवक्ता हैं तो शिष्टाचार के साथ बात एक एक करके बात करेंगे। ठीक है सुमित जी एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास आ रही हूँ। दोनों एक एक करके बात करेंगे। बोलिए सुजाता जी। जी देखिए 15 दिन तक ये सम्मान कैंपेन को लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो जगह जगह जा रहे थे और बता रहे थे और बड़े गर्व से बताते थे कि बेटे ही नहीं लड़कियां जो है वो भी कहती हैं कि मामा जो है वो हमारी सुरक्षा करेंगे। क्या उन्होंने नहीं कहा ये बात? और आप मुझे बताइए कि उमरिया वाला एग्जाम्पल भी दिया और ये उस वक्त हुआ जनवरी के महीने में, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब ये सम्मान वाला प्रोग्राम अपना जगह जगह पे कर रहे थे। लोगों को महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसके बारे में जागरूक करने के लिए यह कैंपेन था। अब इन्होंने जिस तरह की बातें करी है, क्या इस वक्त ये विषय है कि इस बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? इस बेटी ने जो बात कही है वो दिल को तोड़ देती है, अंदर तक दहला देती है आत्मा को। तो क्या इनकी ये आवश्यकता नहीं है कि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो पहले कानून व्यवस्था ठीक करे, दूसरा अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसने नहीं की उसके खिलाफ कार्यवाही करे, और तीसरा जो वो बेटी कह रही है कि मुझे उन लोगों को आज तक दिखाया नहीं गया, उनकी आवाज तक नहीं सुनाई गई, क्या इस पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि उस बेटी को भी एक निष्पक्षता की फीलिंग आए? और चौथी बात, क्या ये आवश्यकता नहीं है कि सरकार जिम्मेदारी ले कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इस वजह से कानून का डर लोगों के अंदर नहीं होने के कारण ऐसे अपराध हो रहे हैं और बेटियों की हत्या तक हो सकती है, और बेटियों को ये डर आज सता रहा है। ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि आज की तारीख में अगर हमें बाहर जाना है, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। क्या ऐसा समाज हम बेटियों को दे रहे हैं? और मैं एक महिला होने के नाते ये बातें कर रही हूँ। ठीक है, अब सुमित जी का जवाब ले लेते हैं। बोलिए सुमित जी। एक तो पूरे घटनाक्रम पर आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है उसकी जमानत अर्जी ना स्वीकार हो, इस पर पूरी कार्रवाई की गई है। और पूरी जघन्यतम धाराओं में मैं जो कहने जा रहा हूं, एक बार बिना बीच में बोले, सरकार का जितना सरकार किसी की भी हो, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले घटना ना हो। वहां पर जहां जिससे चूक हुई है उस पर कार्रवाई होने जा रही है। घटना के बाद आरोपी गिरफ्तार हो वो कर लिया गया है। पीड़िता का समुचित इलाज हो, वह उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, कैसे उसके जीवन में उसे मुख्य धारा में लाया जाए, वो सब काम सरकार करेगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। और आरोपी को शीघ्र फांसी की सजा, फांसी के तख्ते तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारी सरकार की चिंता है। और इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाए हैं। सरकार ने कैसे केस की सुनवाई जल्दी हो, एक केस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं एक संपूर्ण पूरे इस घटनाक्रमों पर जो कुछ होता है समाज में उस पर बात कर रहा हूं। एक भी बेटी के साथ बलात्कार ना हो, इस लक्ष्य के साथ हम सबको, समाज को, पत्रकारिता संस्थान को, राजनीतिक क्षेत्र को, प्रशासनिक क्षेत्र को चलना चाहिए। और कभी भी, मैं स्वयं बेटियों का पिता हूं, इसकी पूरे मर्म को मैं समझता हूं, लेकिन
केवल एक राजनीति की दृष्टि से चिल्लाना और ये बताना कि हमारे, अब मैं वो आंकड़े ही नहीं देना चाहता हूं कि आपके राज्य में यहाँ हुआ, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, क्या हो रहा, हम नहीं जाना चाहते इसमें। वो राजस्थान में हो तो भी हमारी बेटी है, वो मध्य प्रदेश में हो तो भी हमारी बेटी है, वो दिल्ली की निर्भया भी हमारी बेटी है, वो छत्तीसगढ़ की सुरीली भी हमारी बेटी है, और वो बेटियां भी हमारी थी जो इतने सालों में गायब हो गई थी। शिवराज जी अभियान चला रहे हैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेटियां गायब कैसे हुई? 13,000 में से 7,000 बेटियों को बरामद कर लिया। कैसे, किस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट है, पूरे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है, हर 7 दिन में समीक्षा कर रहे हैं। काम सरकार बहुत नेक नियत के साथ कर रही है। कहीं कुछ ऐसी चुनौतीपूर्ण घटना होती है तो आंसू हमारे भी निकलते हैं, हम भी पारिवारिक लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह कहना कि ये दोष हमने किया है या कानून के दृष्टि से ही सारा काम होता है। भारत में डेमोक्रेसी है, हर स्तंभ के, चारों स्तंभों के अपने अपने दायित्व हैं। जब मामला न्यायिक प्रक्रिया में चला गया है तो उसके बाद एक प्रशासन का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक और अपना तथ्य और मजबूती से पैरवी तक है, हम वो करने जा रहे हैं। और आपके एनवी न्यूज के माध्यम से ये विश्वास दिलाते हैं, हमारी बहन सुजाता रॉय जी को भी विश्वास दिलाते हैं कि दरिंदगी करने वाले अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाए बिना सरकार दम नहीं लेगी। कैसे उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी निर्णय आए और बेटियों को न्याय मिले। अभी हमारे एक घटना हुई, तुरंत 2 घंटे के अंदर आरोपी को जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। 2 घंटे के अंदर किसी प्रकार बड़े से बड़े लोग उसके पीछे लगे रहे, किसी को बख्शा नहीं गया। राजनीति का विषय नहीं है, बेटियां राजनीति का विषय नहीं है, बेटियां संरक्षण का विषय है और उसके लिए सरकार संकल्पित है। कहीं कोई चुनौतीपूर्ण घटना होगी वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। ठीक है सर, हम यही देख लेते हैं कि कब तक आप फांसी के फंदे तक पहुंचाते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, वो भी देख लेते हैं। बोलिए फटाफट सुजाता जी, आप अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए सर। 90 दिन के अंदर ट्रायल पूरा होगा। बिल्कुल सर, आपके 90 दिन भी हम देख लेंगे। बोलिए सुजाता जी। ये बात कम से कम इस बात पे तो आए कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं इनको बता दूं कि अगर मैं जनवरी के महीने के केसेस निकाल दूं तो 13 साल की उमरिया वाली बेटी, 17 साल की एक बेटी जिसका रेप हुआ और उसके बाद उसने स्लीपिंग पिल्स खा के ओवरडोज से वो मर गई। आप मुझे बता दीजिए अगर मैं ये कह रही हूँ, जिस तरीके से ये वाली बेटी की घटना हुई और एक 68 साल के व्यक्ति ने जो है इस बेटी के साथ रेप किया था, जिसने आत्महत्या कर ली आखिर में। एक व्यक्ति ने 13 साल की एक दलित बेटी को जो है उसका रेप करके उसे जिंदा जिसे कहते हैं गाड़ने की कोशिश करी थी। और ये सारी घटनाएं मध्य प्रदेश की जनवरी की, और भी बहुत सारी घटनाएं, केसेस बहुत है सुजाता जी। आप फटाफट अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए मैम, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। कानूनी प्रक्रिया की बात अलग होती है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही थी ठीक से तो उस पर सवाल किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चार्जशीट होगी और 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट होगी या नहीं ये देखने का विषय होगा, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये कानूनी बात जो है ये मैं इनको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ रोककर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बेटी के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया और अभी वो बेटी 6 महीने के लिए अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकती है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में दोषी को कब तक फांसी हो पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।